दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस में। दोस्तों हम लोग घटना चक्र जीएस पॉइंटर के तहत आज एक नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, जो है दोस्तों हमारा प्रदूषण। ठीक है, नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे दोस्तों, जो है हमारा प्रदूषण यानी कि पॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, देखते हैं क्या दिया गया है इसके तहत। चलिए दोस्तों, पहले पॉइंट को देखेंगे क्या दिया गया है। ध्यान से देखिए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कि हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है। क्या है? हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है। तो याद रखिएगा 5 माइक्रोन से कम, प्रायः 2.5 माइक्रोन के लगभग। ठीक है, कह रहा है कि हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है तो 5 माइक्रोन से कम, प्रायः 2.5 माइक्रोन के लगभग। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों, क्या कह रहा है। कह रहा है कि जलवायु एवं स्वच्छ वायु गठबंधन यानी कि क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन, ठीक है, सीसीएसी जिसको हम लोग कहते हैं, विभिन्न देशों, नागरिक समाजों यानी कि सिविल सोसाइटीज व निजी क्षेत्रों का एक वैश्विक प्रयास है जो अल्पजीवी जलवायु प्रदूषकों को न्यूनीकृत कर प्रतिबद्ध है वायु की गुणवत्ता को बेहतर बनाने हेतु। फिर देखिए, कह रहा है कि जलवायु एवं स्वच्छ वायु गठबंधन। क्या है? जलवायु एवं स्वच्छ वायु गठबंधन, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन, विभिन्न देशों, नागरिक समाजों यानी कि सिविल सोसाइटीज व निजी क्षेत्रों का एक वैश्विक प्रयास है दोस्तों जो अल्पजीवी जलवायु प्रदूषकों को न्यूनीकृत कर प्रतिबद्ध है तो वायु की गुणवत्ता को बेहतर बनाने हेतु। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। कह रहा है कि जलवायु एवं स्वच्छ वायु गठबंधन केंद्रित करता है। क्या है? जलवायु एवं स्वच्छ वायु गठबंधन, जिसको हम लोग क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन कहते हैं, सीसीएसी, केंद्रित करता है दोस्तों। तो यह है दोस्तों हमारा मीथेन, काला कार्बन एवं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को कम करने पर। ठीक है, सीसीएसी जिसको हम लोग क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन कहते हैं, यानी कि जलवायु एवं स्वच्छ वायु गठबंधन केंद्रित करता है दोस्तों मीथेन, काला कार्बन एवं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को कम करने पर। ठीक है, मीथेन, काला कार्बन एवं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को कम करने पर। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया वर्ष 2019 में। क्या है? राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया तो वर्ष 2019 में। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है दोस्तों तो वर्ष 2019 में। ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए आगे देखेंगे क्या कह रहा है। आगे है दोस्तों हमको सही सुमेल करना है। चलिए ध्यान से देखेंगे क्या दिया गया है, ध्यान से देखते जाइए, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। चलिए सुमेल करेंगे दोस्तों। सही सुमेलित है, यहाँ पे कह रहा है सामान्य प्रयुक्त उपयुक्त पदार्थ और उनमें पाए जाने वाले संभावित अवांछनीय अथवा विवादास्पद रसायन। चलिए लिपस्टिक, तो लिपस्टिक में कह रहा है दोस्तों सीसा पाया जाता है। क्या है? लिपस्टिक में पाया जाता है हमारा सीसा यानी कि लेड। शीतल पेय में दोस्तों पाया जाता है वह है ब्रोमीनित वनस्पति तेल। क्या है? जो हमारा शीतल पेय है उसमें पाया जाता है ब्रोमीनित वनस्पति तेल। और जो है दोस्तों हमारा चाइनीज फास्ट फूड, उसमें पाया जाता है मोनोसोडियम ग्लूटामेट। ठीक है, जो हमारा चाइनीज फास्ट फूड है उसमें पाया जाता है मोनोसोडियम ग्लूटामेट। फिर से देखिए, कह रहा है कि लिपस्टिक, तो लिपस्टिक में पाया जाता है दोस्तों हमारा सीसा या लेड। ठीक है, फिर कह रहा है कि लिपस्टिक में सीसा या लेड है। शीतल पेय में है दोस्तों ब्रोमीनित वनस्पति तेल। क्या है? शीतल पेय में हमारा पाया जाता है ब्रोमीनित वनस्पति तेल और चाइनीज फास्ट फूड में पाया जाता है मोनोसोडियम ग्लूटामेट। ठीक है, याद रखिएगा, लिपस्टिक में सीसा, शीतल पेय में ब्रोमीनित वनस्पति तेल और चाइनीज फास्ट फूड में मोनोसोडियम ग्लूटामेट। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों, क्या कह रहा है। कह रहा है यह प्रकृति में घटित होने वाली जैव निम्नीकरण प्रक्रिया का ही संवर्धन कर प्रदूषण को स्वच्छ करने की तकनीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं दोस्तों जैवोपचारण यानी कि बायो रेमिडिएशन। ठीक है, बायो रेमिडिएशन। चलिए फिर देखिए, कह रहा है यह प्रकृति में घटित होने वाली जैव निम्नीकरण प्रक्रिया का ही संवर्धन कर प्रदूषण को स्वच्छ करने की तकनीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं जैवोपचारण यानी कि बायो रेमिडिएशन। ठीक है, फिर देखिए, यह प्रकृति में घटित होने वाली जैव निम्नीकरण प्रक्रिया का ही संवर्धन कर प्रदूषण को स्वच्छ करने की तकनीक है, जिसको हम लोग कहते हैं दोस्तों जैवोपचारण यानी कि बायो रेमिडिएशन। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए दोस्तों क्या है। कह रहा है कि जैव उपचारण के लिए विशेषतः अभिकल्पित सूक्ष्म जीवों को सृजित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है तो आनुवांशिक इंजीनियरिंग का। ठीक है, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का। चलिए कह रहा है कि जैव उपचारण के लिए विशेषतः अभिकल्पित सूक्ष्म जीवों को सृजित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है आनुवांशिक इंजीनियरिंग का। ठीक है, फिर देखिए, जैव उपचारण के लिए विशेषतः अभिकल्पित सूक्ष्म जीवों को सृजित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है तो आनुवांशिक इंजीनियरिंग का। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है दोस्तों।
चलिए देखिए, यहाँ कह रहा है कि मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं। कई बार पेपर में पूछा है, ध्यान रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए दोस्तों। कह रहा है कि मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं, तो याद रखिएगा एंथ्रोपोजेनिक। ठीक है, क्या है, कह रहा है कि मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं, तो एंथ्रोपोजेनिक। ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक दोस्तों हमारे मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि वे पदार्थ जिनसे प्रदूषण फैलता है कहलाते हैं प्रदूषक। क्या है, वे पदार्थ जिनसे प्रदूषण फैलता है कहलाते हैं प्रदूषक। चलिए अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि मल पदार्थ, कीटनाशक, मूत्र और घरेलू अपशिष्ट में से बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है। क्या है, मल पदार्थ, कीटनाशक, मूत्र और घरेलू अपशिष्ट में से बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है, तो वह है हमारा कीटनाशक। ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि मल पदार्थ, कीटनाशक, मूत्र और घरेलू अपशिष्ट में से बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है, तो वह है हमारा कीटनाशक। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि जैव निम्नीकरणीय रहित प्रदूषक मुख्यतः पर्यावरण में प्रवेश करते हैं। क्या है, जैव निम्नीकरणीय रहित प्रदूषक मुख्यतः पर्यावरण में प्रवेश करते हैं, तो मानव जनित यानी कि एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण के कारण। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए, कह रहा है कि जैव निम्नीकरणीय रहित प्रदूषक मुख्यतः पर्यावरण में प्रवेश करते हैं, तो मानव जनित यानी कि एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण के कारण। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे के पॉइंट देखते जाइए, क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। चलिए देखेंगे, कह रहा है कि धुआं यानी कि स्मॉग। क्या है, धुआं यानी कि स्मॉग आवश्यक रूप से वायुमंडल में जिसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो वह है नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड। ठीक है, फिर से देखिए, कह रहा है कि धुआं या स्मॉग आवश्यक रूप से वायुमंडल में जिसकी उपस्थिति के कारण होता है, वह है नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड। ठीक है, फिर से, धुआं स्मॉग आवश्यक रूप से वायुमंडल में जिसकी उपस्थिति के कारण होता है, वह है नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड। ठीक है, चलिए आगे देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है, कह रहा है धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला शक्तिशाली उत्तेज्य होता है। क्या है, धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला शक्तिशाली उत्तेज्य होता है, तो पैरॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। क्या है, कह रहा है कि धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला शक्तिशाली उत्तेज्य होता है, तो पैरॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ठीक है, पैरॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे, कह रहा है स्मॉग कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा फ्लाई ऐश में वह जो द्वितीयक प्रदूषक है। क्या है, स्मॉग, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा फ्लाई ऐश में वह जो द्वितीयक प्रदूषक है, तो याद रखिएगा स्मॉग। ठीक है, क्या है, स्मॉग, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा फ्लाई ऐश में वह जो द्वितीयक प्रदूषक है, तो वह है दोस्तों हमारा स्मॉग। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए, क्या कह रहा है, कह रहा है कि पारा, प्लास्टिक, एस्बास्टस तथा वाहित मल में वह जो जैव विघटित प्रदूषक है, तो वह है दोस्तों हमारा वाहित मल। ठीक है, कह रहा है कि पारा, प्लास्टिक, एस्बेस्टस तथा वाहित मल में वह जो जैव विघटित प्रदूषक है, तो वह है दोस्तों हमारा वाहित मल। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु आदि के द्वारा समय के साथ साथ प्रकृति में सरल हानि रहित तत्वों में विघटित कर दिए जाते हैं, कहलाते हैं जैव विघटित प्रदूषक। ठीक है, कह रहा है दोस्तों कि ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु आदि के द्वारा समय के साथ साथ प्रकृति में सरल हानि रहित तत्वों में विघटित कर दिए जाते हैं, कहलाते हैं जैव विघटित प्रदूषक। ठीक है, फिर देखिए, ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु आदि के द्वारा समय के साथ प्रकृति में सरल हानि रहित तत्वों में विघटित कर दिए जाते हैं, कहलाते हैं जैव विघटित प्रदूषक। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे के पॉइंट देखेंगे, क्या दिया गया है, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखते जाइए। चलिए दोस्तों देखिएगा, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, पूर्व वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, कह रहा है कि कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है। क्या है, कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है वायु प्रदूषण का। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, कह रहा है कि कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है वायु प्रदूषण का। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट देखेंगे, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि जब मानवीय या प्राकृतिक कारणों से वायुमंडल में उपस्थित गैसों के निश्चित अनुपात में विषाक्त गैसों या कणकीय पदार्थों की वजह से अवांछनीय परिवर्तन हो जाता है, तो इसे कहते हैं वायु प्रदूषण। ठीक है, कह रहा है जब मानवीय या प्राकृतिक कारणों से वायुमंडल में उपस्थित गैसों के निश्चित अनुपात में विषाक्त गैसों या कणकीय पदार्थों की वजह से अवांछनीय परिवर्तन हो जाता है, तो इसे कहते हैं दोस्तों वायु
प्रदूषण। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है। कह रहा है कि बेंजीन प्रदूषण के कारण या कारक हैं। क्या है? बेंजीन प्रदूषण के कारण या कारक हैं। तो पहला पॉइंट दिया गया है कि स्वचालित वाहन द्वारा निष्कासित पदार्थ। ठीक है, पहला पॉइंट दिया गया है स्वचालित वाहन द्वारा निष्कासित पदार्थ। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या दिया गया है कि लकड़ी का जलना। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट दिया गया है दोस्तों तंबाकू का धुआं। फिर दिया गया है रोगन किए गए लकड़ी के फर्नीचर का उपयोग। फिर है दोस्तों पॉलीयूरेथीन से निर्मित उत्पादों का प्रयोग। चलिए फिर देखिए, कह रहा है कि बेंजीन प्रदूषण के कारण या कारक हैं। तो पहला है दोस्तों स्वचालित वाहन द्वारा निष्कासित पदार्थ है। ठीक है, फिर है दोस्तों लकड़ी का जलना, फिर है दोस्तों तंबाकू का धुआं, फिर है रोगन किए गए लकड़ी के फर्नीचर का उपयोग, और फिर है पॉलीयूरेथीन से निर्मित उत्पादों का प्रयोग। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आगे के पॉइंट देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है वायु प्रदूषण के दो स्रोत हैं। क्या है? वायु प्रदूषण के दो स्रोत हैं। पहला है प्राकृतिक स्रोत और दूसरा है मानव जनित स्रोत। ठीक है, कह रहा है वनाग्नि तथा ज्वालामुखी उद्गार, जैविक पदार्थों के सड़ने गलने से निकलने वाली गैसें जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन की ऑक्साइड इत्यादि आते हैं तो प्राकृतिक स्रोत में। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है कि वायु प्रदूषण के दो स्रोत हैं। पहला है प्राकृतिक स्रोत और दूसरा है मानव जनित स्रोत। ठीक है, कह रहा है कि वनाग्नि तथा ज्वालामुखी उद्गार, जैविक पदार्थों के सड़ने गलने से निकलने वाली गैसें जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन की ऑक्साइड इत्यादि आते हैं दोस्तों तो प्राकृतिक स्रोत में। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है कि सीवेज, प्लास्टिक, एस्बेस्टस तथा पॉलीथीन में वह जो जैव अपघटनीय प्रदूषक है। क्या है? सीवेज, प्लास्टिक, एस्बेस्टस तथा पॉलीथीन में वह जो जैव अपघटनीय प्रदूषक है तो वह है दोस्तों हमारा सीवेज। ठीक है, सीवेज, प्लास्टिक, एस्बेस्टस तथा पॉलीथीन में वह जो जैव अपघटनीय प्रदूषक है तो वह है दोस्तों हमारा सीवेज। चलिए अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। चलिए ध्यान से देखते जाइए, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए कह रहा है कि प्रकाश रासायनी धूम कोहरे के बनने के समय उत्पन्न होता है। क्या है? प्रकाश रासायनी धूम कोहरे के बनने के समय उत्पन्न होता है तो नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि प्रकाश रासायनी धूम कोहरे के बनने के समय उत्पन्न होता है दोस्तों तो याद रखिएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, प्रकाश रासायनी धूम कोहरे के बनने के समय उत्पन्न होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा यानी कि स्मॉग शब्द बना है स्मॉग और फॉग के मिलने से। कह रहा है कि प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा यानी कि स्मॉग शब्द बना है तो स्मॉग और फॉग के मिलने से। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट देखिए। कह रहा है कि जहां पर अधिक यातायात रहता है वहां पर भी गर्म परिस्थितियां तथा तेज सूर्य विकिरण से निर्माण होता है प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे का। ठीक है, क्या है? कह रहा है जहां पर अधिक यातायात रहता है वहां पर भी गर्म परिस्थितियों तथा तेज सूर्य विकिरण से निर्माण होता है दोस्तों तो प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों। कह रहा है नाइट्रोजन के ऑक्साइड यानी कि NOx, ओजोन O3 तथा पेरोक्सिल नाइट्रेट से बनता है दोस्तों, वह है हमारा प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा। ठीक है, कह रहा है कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड NOx, ओजोन तथा पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट से बनता है दोस्तों हमारा प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों बढ़ेंगे आगे के पॉइंट देखेंगे क्या दिया गया है। ध्यान से देखिए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों। कह रहा है प्रकाश रासायनिक धूम का बनना किनके बीच अभिक्रिया का परिणाम होता है। क्या है? प्रकाश रासायनिक धूम का बनना किनके बीच अभिक्रिया का परिणाम होता है तो याद रखिए NO2। ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड जिसको हम कहेंगे या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, O3 यानी कि ओजोन तथा पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट के बीच सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है कि प्रकाश रासायनिक धूम का बनना किनके बीच अभिक्रिया का परिणाम होता है तो याद रखिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, O3 तथा पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट के बीच सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है गर्म, शुष्क और तीव्र सौर विकिरण वाले महानगरों में वायुमंडलीय हाइड्रोकार्बन और वाहनों व बिजली संयंत्रों से निकलने वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया करके कई सारे द्वितीयक प्रदूषक बनाती हैं जैसे कि ओजोन है, फॉर्मेल्डिहाइड है और पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट आदि। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि गर्म, शुष्क और तीव्र सौर विकिरण वाले महानगरों में वायुमंडलीय हाइड्रोकार्बन और वाहनों व बिजली संयंत्रों से निकलने वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया करके कई सारे द्वितीयक प्रदूषक बनाती हैं जैसे कि ओजोन, फिर है हमारा फॉर्मेल्डिहाइड और फिर है दोस्तों पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट। ठीक है, याद रखिएगा कि गर्म, शुष्क और तीव्र सौर विकिरण वाले महानगरों में
वायुमंडलीय हाइड्रोकार्बन और वाहनों व बिजली संयंत्रों से निकलने वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया करके कई सारे द्वितीयक प्रदूषक बनाती हैं, जैसे कि ओजोन, फॉर्मेल्डिहाइड और पैरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट यानी कि पैन आदि। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़िए, देखिए क्या दिया गया है। अगला जो है दोस्तों कह रहा है कि कुछ अभिक्रियाओं को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या है? कुछ अभिक्रियाओं को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं क्योंकि इनमें दोनों शामिल होते हैं, यानी कि सूर्य का प्रकाश और रासायनिक प्रदूषक। ठीक है, कह रहा है कि कुछ अभिक्रियाओं को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं क्योंकि इनमें दोनों शामिल होते हैं दोस्तों, सूर्य का प्रकाश और रासायनिक प्रदूषक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कुछ अभिक्रियाओं को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं क्योंकि इनमें दोनों शामिल होते हैं, सूर्य का प्रकाश और रासायनिक प्रदूषक। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट देखिए। कह रहा है कि ऑक्सीजन व नाइट्रोजन के मिलने से नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है। क्या है? ऑक्सीजन व नाइट्रोजन के मिलने से नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है। यह गैस वायु से मिलकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण करती है, NO2 है, तो भूरे रंग की तीक्ष्ण गैस है। क्या है? भूरे रंग की तीक्ष्ण गैस है। ध्यान से देखिए, कह रहा है कि ऑक्सीजन व नाइट्रोजन के मिलने से नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है और यह गैस वायु से मिलकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण करती है। कह रहा है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है तो भूरे रंग का एक तीक्ष्ण गैस है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है कि नवजात ऑक्सीजन यानी कि नेसेंट ऑक्सीजन सूर्य के तीव्र प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन के एक अणु से क्रिया करके बना लेती है ओजोन, O3। ठीक है, कह रहा है कि नवजात ऑक्सीजन यानी कि नेसेंट ऑक्सीजन सूर्य के तीव्र प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन के एक अणु से क्रिया करके बना लेती है दोस्तों ओजोन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे के पॉइंट देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों परऑक्सिल। क्या है? कह रहा है कि परऑक्सिल मूलक या तो ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर ओजोन बना लेते हैं अथवा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से मिलकर निर्माण करते हैं पैरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट यानी कि पैन का। ठीक है, कह रहा है कि परऑक्सिल मूलक या तो ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर ओजोन बना लेते हैं अथवा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से मिलकर निर्माण करते हैं तो पैरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट का। ठीक है, पैन का, पैरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट का यानी कि पैन का। ठीक है, चलिए आगे के पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि यह क्लोरोप्लास्ट को नुकसान पहुंचाता है, इस वजह से प्रकाश संश्लेषण की क्षमता एवं पौधे का विकास कम हो पाता है। यह कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले इलेक्ट्रॉन यातायात प्रणाली को बाधित करता है और यह एंजाइम प्रणाली को भी प्रभावित करता है। तो यह है दोस्तों हमारा पैन यानी कि पैरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि यह क्लोरोप्लास्ट को नुकसान पहुंचाता है, इस वजह से प्रकाश संश्लेषण की क्षमता एवं पौधे का विकास कम हो पाता है। यह कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले इलेक्ट्रॉन यातायात प्रणाली को क्या करता है दोस्तों? बाधित करता है और यह एंजाइम प्रणाली को भी प्रभावित करता है और इसको हम लोग कहते हैं दोस्तों पैन यानी कि पैरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे के पॉइंट देखेंगे क्या दिया गया है, यहाँ ध्यान से देखिए दोस्तों। ठीक है, चलिए देखेंगे दोस्तों क्या दिया गया है, यहाँ ध्यान से देखिए। चलिए, कह रहा है कि फेफड़ों के अवरोध को भेद कर रक्त प्रणाली में प्रवेश कर जाने वाला पार्टिकुलेट मैटर है। कह रहा है फेफड़ों के अवरोध को, क्या है? फेफड़ों के अवरोध को भेद कर रक्त प्रणाली में प्रवेश कर जाने वाला पार्टिकुलेट मैटर है, तो वह है दोस्तों हमारा पार्टिकुलेट मैटर 2.5। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि फेफड़ों के अवरोध को भेद कर रक्त प्रणाली में प्रवेश कर जाने वाला पार्टिकुलेट मैटर है, वह है हमारा पार्टिकुलेट मैटर 2.5। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। कह रहा है कि वायु में ओजोन की अत्यधिक मात्रा उत्पन्न कर सकती है, क्या है? दमा। ठीक है, कह रहा है कि वायु में ओजोन की अत्यधिक मात्रा उत्पन्न कर सकती है, तो वह है दोस्तों हमारा दमा। ठीक है, वायु में ओजोन की अत्यधिक मात्रा उत्पन्न कर सकती है दमा। चलिए आगे देखेंगे। कह रहा है कि मनुष्यों की आंखों में बहुत ज़्यादा जलन या उत्तेजन पैदा करता है, तो वह है हमारा पैन यानी कि पैरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट। ठीक है, मनुष्यों की आंखों में बहुत ज़्यादा जलन या उत्तेजन पैदा करता है, तो वह है हमारा पैन यानी कि पैरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि पैन तथा O3 मिलकर छोटी छोटी बूंदें बना लेते हैं। क्या है? पैरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट तथा ओजोन मिलकर छोटी छोटी बूंदें बना लेते हैं। वायु में मिलकर पैन तथा O3 धुंध बना लेती हैं। अधिक धूम्र कोहरे के निर्माण से घट जाती है दृश्यता। ठीक है, अधिक धूम्र कोहरे के निर्माण से घट जाती है दोस्तों दृश्यता। फिर देखिए, पैन तथा O3 मिलकर छोटी छोटी बूंदें बना लेते हैं। वायु में मिलकर पैन तथा O3 धुंध बना लेती हैं। अधिक धूम्र कोहरे के निर्माण से घट जाती है दोस्तों दृश्यता। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए
देखिए, कह रहा है कि भारी ट्रक यातायात, निर्वाचन सभाएं, पॉप संगीत तथा जेट उड़ान में से अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है। तो याद रखिएगा जेट उड़ान, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए दोस्तों, पेपर में पूछा गया प्रश्न है। कह रहा है कि भारी ट्रक यातायात, निर्वाचन सभाएं, पॉप संगीत तथा जेट उड़ान में से अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है। तो याद रखिएगा जेट उड़ान। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि किसी वस्तु से उत्पन्न, क्या है, किसी वस्तु से उत्पन्न सामान्य आवाज को कहते हैं दोस्तों ध्वनि। ठीक है, किसी वस्तु से उत्पन्न सामान्य आवाज को कहते हैं दोस्तों हम लोग ध्वनि। ठीक है, ध्यान से देखिए, कह रहा है किसी वस्तु से उत्पन्न सामान्य आवाज को कहते हैं ध्वनि। ठीक है, कह रहा है ध्वनि की इकाई है, तो इसको ध्वनि की इकाई को हम लोग जानते हैं दोस्तों डेसिबल के रूप में। ठीक है, क्या है, ध्वनि की इकाई है, तो याद रखिएगा डेसिबल। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे, कह रहा है कि अनियोजित औद्योगिक विकास, अत्यधिक मोटर वाहनों का प्रयोग तथा यांत्रिक दोष युक्त विभिन्न प्रकार के वाहनों का परिचालन योगदान देते हैं ध्वनि प्रदूषण करने में। ठीक है, कह रहा है कि अनियोजित औद्योगिक विकास, अत्यधिक मोटर वाहनों का प्रयोग तथा यांत्रिक दोषयुक्त विभिन्न प्रकार के वाहनों का परिचालन योगदान देते हैं ध्वनि प्रदूषण करने में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है ध्वनि की गति से तेज चलने वाले जेट विमानों से उत्पन्न शोर को कहते हैं सोनिक बूम। पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट मार्क करिए क्या है। कह रहा है दोस्तों कि ध्वनि की गति से तेज चलने वाले जेट विमानों से उत्पन्न शोर को कहते हैं दोस्तों सोनिक बूम। ठीक है, ध्वनि की गति से तेज चलने वाली जेट विमानों से उत्पन्न शोर को कहते हैं सोनिक बूम। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि सोनिक बूम को व्यक्त किया जाता है दोस्तों तो मैक इकाई यानी कि मैक यूनिट में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कह रहा है सोनिक बूम को व्यक्त किया जाता है मैक इकाई, मैक यूनिट में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे के पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है जो वस्तुएं ध्वनि की रफ्तार से चलती हैं उनसे उत्पन्न शोर को कहते हैं मैक 1। ठीक है, क्या है, कह रहा है कि जो वस्तुएं ध्वनि की रफ्तार से चलती हैं उनसे उत्पन्न शोर को कहते हैं दोस्तों तो मैक फर्स्ट। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों कि सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैसें हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या है दोस्तों, सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैसें हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO। ठीक है, सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैसें हैं दोस्तों तो याद रखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि रंगहीन तथा अति विषैली होती है। क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि रंगहीन तथा अति विषैली होती है, हाईली पॉइजनस, वह है दोस्तों एक प्रमुख प्राथमिक वायु प्रदूषक है। ठीक है, एक प्रमुख प्राथमिक वायु प्रदूषक है। ध्यान रखिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि रंगहीन तथा अति विषैली होती है वह है एक प्रमुख प्राथमिक वायु प्रदूषक, एयर पॉल्यूटेंट है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड वायुमंडल में कम समय के लिए रहती है तथा इसका ऑक्सीकरण हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में। क्या है कि कह रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड वायुमंडल में कम समय के लिए रहती है तथा इसका ऑक्सीकरण हो जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, ध्यान रखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड वायुमंडल में कम समय के लिए रहती है तथा इसका ऑक्सीकरण हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि PAN यानी कि पैन, स्मॉग, सल्फर डाइऑक्साइड तथा ओजोन में जो एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है दोस्तों वह है हमारा सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, कह रहा है कि पैन, स्मॉग, सल्फर डाइऑक्साइड तथा ओजोन में से जो एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है तो वह है दोस्तों हमारा सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2। ठीक है, चलिए फिर देखिए, पैन, स्मॉग, सल्फर डाइऑक्साइड तथा ओजोन में जो एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है वह है हमारा सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखेंगे, कह रहा है कि वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु, क्या है, वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु वायु प्रणाली का शुभारंभ किया गया तो दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है, कह रहा है कि वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु वायु प्रणाली का शुभारंभ किया गया तो ध्यान रखिएगा दोस्तों दिल्ली में। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है कि सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर है तो 20 डेसिबल। ठीक है, 20 डेसिबल है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखिए। सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर है तो वह है हमारा 20 डेसिबल। ठीक है, सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर है तो वह है हमारा 20 डेसिबल। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों देखते हैं क्या है हमारा, फिर देखेंगे। कह रहा है दोस्तों कि सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर है तो वह है दोस्तों हमारा 20 डेसिबल। ठीक है, कह रहा है कि सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर है तो याद रखिएगा 20 डेसिबल। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखेंगे।
कह रहा है कि वे वायु प्रदूषक जो प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं कहलाते हैं दोस्तों प्राथमिक प्रदूषक। ठीक है, कह रहा है कि वे वायु प्रदूषक जो प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं कहलाते हैं दोस्तों प्राथमिक प्रदूषक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे के पॉइंट देखेंगे। कह रहा है कि ऐसे वायु प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं जाने जाते हैं द्वितीयक वायु प्रदूषक। ठीक है, कह रहा है ऐसे वायु प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा साधारणतः वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं जाने जाते हैं द्वितीयक वायु प्रदूषक के रूप में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखेंगे क्या है। कह रहा है कि पैन यानी कि पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, ओजोन तथा स्मॉग हैं दोस्तों द्वितीयक प्रदूषक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूछा गया पेपर में प्रश्न है ये। कह रहा है कि पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट यानी कि पैन, ओजोन तथा स्मॉग यह सब हैं दोस्तों हमारे द्वितीयक प्रदूषक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों, कह रहा है कि सल्फर के ऑक्साइड क्या है। अगला पॉइंट ध्यान से देखिए, कह रहा है कि सल्फर के ऑक्साइड, ठीक है, मुख्यतः सल्फर डाइऑक्साइड, फिर है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सभी दोस्तों हैं हमारे प्राथमिक प्रदूषक। ठीक है, कह रहा है कि सल्फर के ऑक्साइड यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सभी है दोस्तों हमारे प्राथमिक प्रदूषक। ठीक है, सल्फर के ऑक्साइड, मुख्यतः सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सभी है दोस्तों हमारे प्राथमिक प्रदूषक। ठीक है, चलिए आगे के पॉइंट देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है कि अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार एवं सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस है तो कार्बन मोनोऑक्साइड। पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट मार्क करिए। कह रहा है कि अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार एवं सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस है तो याद रखिए कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखें क्या कह रहा है। कह रहा है यह रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके एक अस्थायी यौगिक बना लेती है। क्या है, यह रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके एक अस्थायी यौगिक बना लेती है जिससे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ऊतकों तक नहीं पहुंचा पाता है। यह मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। यह गैस है दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO। ठीक है, कह रहा है कि यह रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके एक अस्थायी यौगिक बना लेती है जिससे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ऊतकों तक नहीं पहुंचा पाता और यह मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। यह है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे के पॉइंट देखेंगे क्या दिया गया है। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखते रहिए। चलिए दोस्तों यहां देखिए क्या है। कह रहा है कि मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्न में से कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है। क्या है, मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्न में से कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है तो याद रखिए दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है कि मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्न में से कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है तो याद रखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए। कह रहा है कि वाहनों में पेट्रोल के जलने से धातु वायु को प्रदूषक करती है तो लेड। ठीक है, कह रहा है कि वाहनों में पेट्रोल के जलने से ऐसी धातु जो वायु को प्रदूषित करती है तो वह है दोस्तों हमारी लेड यानी कि सीसा। ठीक है, वाहनों में पेट्रोल के जलने से वह धातु जो वायु को प्रदूषित करती है तो वह है हमारा लेड। ठीक है, चलिए अगला देखिए। कह रहा है कि इंजन में नॉकिंग रोकने के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो लेड। ठीक है, कह रहा है इंजन में नॉकिंग रोकने के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो वह है दोस्तों हमारा लेड। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखें। कह रहा है कि बच्चों में दिमाग के विकास में बाधा पहुंचाता है, उनके बुद्धि लब्धि लेवल में यानी कि IQ को घटाता है तथा वयस्कों में हृदय व श्वसन संबंधी बीमारियों को उत्पन्न करता है तो वह है दोस्तों हमारा लेड। ठीक है, याद रखिए बच्चों में दिमाग के विकास में बाधा पहुंचाता है, उन्हें बुद्धि लब्धि लेवल को घटाता है तथा वयस्कों में हृदय व श्वसन संबंधी बीमारियों को उत्पन्न करता है तो वह है दोस्तों हमारा लेड। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे के पॉइंट देखेंगे। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखते रहिए दोस्तों क्या दिया गया है। हमारा अगला पॉइंट देखेंगे ध्यान से। ठीक है दोस्तों, चलिए ध्यान से देखिए दोस्तों। कह रहा है कि वायु प्रदूषकों में से जो रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है वह है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कह रहा है वायु प्रदूषकों में से जो रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है वह है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, चलिए आगे के पॉइंट देखेंगे। कह रहा है कि वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त हीमोग्लोबिन में घुल जाता है वह है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या है, वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है वह है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। कह रहा है कि यह गैस हीमोग्लोबिन अणुओं से ऑक्सीजन की तुलना में 240 गुना से 300 गुना अधिक
तेजी से संयुक्त हो जाती है। क्या है? यह गैस हीमोग्लोबिन अणुओं से ऑक्सीजन की तुलना में 240 गुना से 300 गुना अधिक तेजी से संयुक्त हो जाती है, जिस कारण वायु में पर्याप्त ऑक्सीजन होने पर भी सांस लेने में कठिनाई होती है और घुटन महसूस होने लगती है। वह गैस है दोस्तों हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या है? यह गैस हीमोग्लोबिन अणुओं से ऑक्सीजन की तुलना में 240 गुना से 300 गुना अधिक तेजी से संयुक्त हो जाती है, जिस कारण वायु में पर्याप्त ऑक्सीजन होने पर भी सांस लेने में कठिनाई होती है और घुटन महसूस होने लगती है। वह गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है कि ओजोन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड में से जो वायु प्रदूषक सर्वाधिक हानिकारक है वह है दोस्तों हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या है? ओजोन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड में से जो वायु प्रदूषक सर्वाधिक हानिकारक है वह है दोस्तों हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कह रहा है कि भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं। क्या है? भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं दोस्तों, तो वह है हमारा आर्सेनिक। क्या है? भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं दोस्तों, तो वह है आर्सेनिक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं दोस्तों, तो वह है हमारा आर्सेनिक। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्या दिया गया है। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखते रहिए दोस्तों। ठीक है, चलिए देखिए, कह रहा है दोस्तों भारत में कई जगहों पर, क्या है? भारत में कई जगहों पर भूमिगत जल आर्सेनिक से संक्रमित होते हैं। क्या है? भारत में कई जगहों पर भूमिगत जल आर्सेनिक से संक्रमित होते हैं और यह संक्रमण मुख्यतः प्रकृति में पाए जाने वाले उत्पन्न आर्सेनिक से होता है, जो उत्पन्न होता है दोस्तों बेडरॉक से। ठीक है, जो उत्पन्न होता है बेडरॉक से। फिर देखिए, भारत में कई जगहों पर भूमिगत जल आर्सेनिक से संक्रमित होते हैं और यह संक्रमण मुख्यतः प्रकृति में पाए जाने वाले उत्पन्न आर्सेनिक से होता है, जो उत्पन्न होता है दोस्तों बेडरॉक से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे, कह रहा है कि आर्सेनिक के लगातार संपर्क से बीमारी हो जाती है ब्लैक फुट। ठीक है, पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि आर्सेनिक के लगातार संपर्क से बीमारी हो जाती है दोस्तों, तो वह है हमारा ब्लैक फुट बीमारी। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि वर्ष 2011 में जारी, क्या है? वर्ष 2011 में जारी विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक के अनुसार पेयजल में आर्सेनिक की मात्रा होनी चाहिए तो 0.01 से दोस्तों 0.05 मिलीग्राम प्रति लीटर। ठीक है, फिर देखिए, वर्ष 2011 में जारी विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक के अनुसार पेयजल में आर्सेनिक की मात्रा होनी चाहिए दोस्तों तो 0.01 से लेके 0.05 मिलीग्राम प्रति लीटर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि धान का पौधा बेहतर अवशोषक माना जाता है आर्सेनिक का। क्या है? धान का पौधा बेहतर अवशोषक माना जाता है आर्सेनिक का। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए, कह रहा है भूजल के जरिए आर्सेनिक अनाज में पहुंच रहा है और इससे प्रभावित हो रही है हमारी समूची खाद्य श्रृंखला, समूची फूड चेन। ठीक है, कह रहा है भूजल के जरिए आर्सेनिक अनाज में पहुंच रहा है और इससे प्रभावित हो रही है दोस्तों हमारी समूची खाद्य श्रृंखला यानी कि समूची फूड चेन। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है दोस्तों कि उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है। क्या है? उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है तो दोस्तों हमारा मृदा प्रदूषण यानी कि सॉइल पोल्यूशन, जल प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन। ठीक है, कह रहा है कि उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है दोस्तों तो हमारा मृदा प्रदूषण यानी कि सॉइल पोल्यूशन, जल प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे के पॉइंट क्या है। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखते जाइए क्या कह रहा है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे के पॉइंट देखिए, कह रहा है कि यह प्रदूषण विभिन्न प्रकार के फसलों के माध्यम से मानव एवं पशुओं के आहार श्रृंखला में भी पहुंचता है तथा विभिन्न प्रकार की गंभीर बीमारियों से मनुष्य एवं पशुओं को ग्रस्त करता है। क्या है? यह प्रदूषण विभिन्न प्रकार के फसलों के माध्यम से मानव एवं पशुओं के आहार श्रृंखला में भी पहुंचता है तथा विभिन्न प्रकार की गंभीर बीमारियों से मनुष्य एवं पशुओं को ग्रस्त करता है, तो यह है दोस्तों हमारा उर्वरक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे पॉइंट देखेंगे, पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहां देखिए, कह रहा है कि अकार्बनिक पोषक जैसे फॉस्फेट तथा नाइट्रेट, क्या है? अकार्बनिक पोषक जैसे फॉस्फेट तथा नाइट्रेट घुलकर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में आ जाते हैं और यह जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में बढ़ाते हैं सुपोषण यानी कि यूट्रिफिकेशन को। ठीक है, याद रखिएगा कि अकार्बनिक पोषक जैसे फॉस्फेट तथा नाइट्रेट घुलकर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में आ जाते हैं और यह जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में बढ़ाते हैं दोस्तों सुपोषण यानी कि यूट्रिफिकेशन को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, सुपोषण के संदर्भ में सही कथन है, पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा कि सुपोषण के संदर्भ में सही कथन है दोस्तों कि यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। क्या है? यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की एक घटना है। दूसरा पॉइंट है कि यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम कर देता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहला पॉइंट
सुपोषण यानी कि यूट्रिफिकेशन के संदर्भ में कि यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। क्या है? यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है और यह जल में घुलित ऑक्सीजन को दोस्तों कम कर देता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखेंगे क्या कह रहा है। ठीक है, कह रहा है दोस्तों अकार्बनिक उर्वरक तथा कीटनाशक अवशेष मृदा के रासायनिक गुणों को बदल देते हैं तथा विपरीत प्रभाव डालते हैं भूमि के जीवों पर। क्या है? अकार्बनिक उर्वरक तथा कीटनाशक अवशेष मृदा के रासायनिक गुणों को बदल देते हैं तथा विपरीत प्रभाव डालते हैं दोस्तों भूमि के जीवों पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है तो चमड़ा उद्योग से। क्या है? कह रहा है कि औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है दोस्तों तो चमड़ा उद्योग से। ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट को देखेंगे। कह रहा है कि जल प्रदूषण तथा मृदा प्रदूषण के लिए प्रमुख रूप से यही उद्योग उत्तरदायी है। क्या है? जल प्रदूषण तथा मृदा प्रदूषण के लिए प्रमुख रूप से यही उद्योग उत्तरदायी है तो वह है दोस्तों हमारा चमड़ा उद्योग। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे के पॉइंट को देखेंगे क्या दिया गया है। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखते रहिए। चलिए दोस्तों देखेंगे अगला पॉइंट क्या है हमारा, यहाँ ध्यान से देखते रहिए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कह रहा है कि अम्ल वर्षा निम्नांकित द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है। क्या है? कह रहा है कि अम्ल वर्षा निम्नांकित द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है तो पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट मार्क करिए। कह रहा है नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि अम्ल वर्षा निम्नांकित द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है दोस्तों तो वह है हमारा नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि सामान्यतः ऐसी वर्षा जिसका पीएच मान 5 से कम होता है कहलाती है अम्ल वर्षा। कह रहा है कि सामान्यतः ऐसी वर्षा जिसका पीएच मान 5 से कम हो कहलाती है दोस्तों अम्ल वर्षा। ध्यान रखिएगा कि सामान्यतः ऐसी वर्षा जिसका पीएच मान 5 से कम हो कहलाती है दोस्तों अम्ल वर्षा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए। कह रहा है कि वातावरणीय प्रदूषण, ठीक है, औद्योगिक निःसृतों एवं प्रकृति में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड गैस वायुमंडल में पहुंचकर ऑक्सीजन और बादल के जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर क्रमशः सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनाकर वर्षा के साथ पृथ्वी पर गिरती है और इससे पृथ्वी पर होता है अम्ल का जमाव। ठीक है, क्या है? कह रहा है कि वातावरणीय प्रदूषण औद्योगिक निःसृतों एवं प्रकृति में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड गैस वायुमंडल में पहुंचकर ऑक्सीजन और बादल के जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर क्रमशः सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनाकर वर्षा के साथ पृथ्वी पर गिरती हैं, इससे पृथ्वी पर होता है अम्ल का जमाव। ठीक है दोस्तों, आगे के पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखते रहिए। चलिए देखेंगे। कह रहा है दोस्तों अम्लीयता का लगभग आधा हिस्सा वायुमंडल से पृथ्वी पर स्थानांतरित होकर जमा होता है शुष्क रूप में। क्या है? कह रहा है कि अम्लीयता का लगभग आधा हिस्सा वायुमंडल से पृथ्वी पर स्थानांतरित होकर जमता है या जमा होता है, वह है हमारा शुष्क रूप में। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि अम्लीयता का लगभग आधा हिस्सा वायुमंडल से पृथ्वी पर स्थानांतरित होकर जमा होता है दोस्तों, वह है हमारा शुष्क रूप में। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि मरुस्थलीय क्षेत्र में शुष्क से आर्द्र निक्षेप का अनुपात उच्च रहता है। क्या है? मरुस्थलीय क्षेत्र में शुष्क से आर्द्र निक्षेप का अनुपात उच्च रहता है क्योंकि वहां पर ज्यादा होता है शुष्क जमाव। ठीक है, कह रहा है कि मरुस्थलीय क्षेत्र में शुष्क से आर्द्र निक्षेप का अनुपात उच्च रहता है क्योंकि वहां पर ज्यादा होता है दोस्तों शुष्क जमाव। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों, पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट मार्क करिए। क्या है? कह रहा है इंसिनरेटर्स का प्रयोग किया जाता है। क्या है? इंसिनरेटर्स का प्रयोग किया जाता है तो याद रखिए दोस्तों कूड़ा कचरा जलाने के लिए। क्या है? इंसिनरेटर्स का प्रयोग किया जाता है दोस्तों तो कूड़ा कचरा को जलाने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे के पॉइंट देखिए क्या दिया गया है, ध्यान से देखिए। कह रहा है दोस्तों कि अम्लीय वर्षा, अम्लीय कोहरे और अम्लीय धुंध को सम्मिलित रूप से कहते हैं अम्ल निक्षेप। क्या है? कह रहा है कि अम्लीय वर्षा, अम्लीय कोहरे और अम्लीय धुंध को सम्मिलित रूप से कहा जाता है दोस्तों अम्ल निक्षेप। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे के पॉइंट देखेंगे क्या है। कह रहा है कि अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस है, कई बार पेपर में पूछा गया, इंपॉर्टेंट मार्क करिए कि अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसें हैं दोस्तों तो नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसें हैं नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए आगे के पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि उद्योगों एवं यातायात के उपकरणों से निःसृत नाइट्रस ऑक्साइड
तथा सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसें वायुमंडल में स्थित जल वाष्प से प्रतिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं और ओस अथवा वर्षा की बूंदों के रूप में पृथ्वी पर गिरने लगती हैं। यह कहलाती हैं अम्ल वर्षा, एसिड रेन। फिर देखिए, कह रहा है कि उद्योगों एवं यातायात के उपकरणों से निःसृत नाइट्रस ऑक्साइड N2O तथा सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जैसी गैसें वायुमंडल में स्थित जलवाष्प से प्रतिक्रिया करके सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं और ओस तथा वर्षा की बूंदों के रूप में पृथ्वी पर गिरने लगती हैं। यह कहलाती हैं दोस्तों अम्ल वर्षा। ठीक है, ध्यान रखिए, क्या है, अम्ल वर्षा कहलाती हैं। चलिए आगे देखिए, आगे के पॉइंट क्या दिया गया है, ध्यान से देखिए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, चलिए, कह रहा है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सल्फर के उत्सर्जन में कमी का प्रयास किया जा रहा है, तो हेलेंस्की प्रोटोकॉल के तहत। ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क करिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सल्फर के उत्सर्जन में कमी का प्रयास किया जा रहा है, तो हेलेंस्की प्रोटोकॉल के तहत। ठीक है, याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सल्फर के उत्सर्जन में कमी का प्रयास किया जा रहा है दोस्तों हेलेंस्की प्रोटोकॉल के तहत। ठीक है, हेलेंस्की किसकी राजधानी है, आयरलैंड की। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सल्फर के उत्सर्जन में कमी का प्रयास किया जा रहा है दोस्तों, तो याद रखिए हेलेंस्की प्रोटोकॉल 1985 के तहत। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखिए, आगे का पॉइंट कह रहा है, पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट मार्क करिए कि मथुरा की तेल शोधनशालाओं से उत्सर्जित SO2 से उत्पन्न अम्ल वर्षा क्षति पहुंचा रही है ताजमहल के सौंदर्य को। क्या है, मथुरा की तेल शोधनशालाओं से उत्सर्जित SO2 से उत्पन्न अम्ल वर्षा क्षति पहुंचा रही है दोस्तों ताजमहल के सौंदर्य को। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि मथुरा की तेल शोधनशालाओं से उत्सर्जित SO2, ठीक है, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड से उत्पन्न अम्ल वर्षा क्षति पहुंचा रही है ताजमहल के सौंदर्य को। अगला देखिए, कह रहा है कि ताजमहल पर अम्ल वर्षा से जनित हानिकारक प्रभाव। क्या है, ताजमहल पर अम्ल वर्षा से जनित हानिकारक प्रभाव को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित किया गया है दोस्तों ताज ट्रेपीजियम। ठीक है, ताज ट्रेपीजियम जोन, याद रखिए। फिर से देखिए, कह रहा है कि ताजमहल पर अम्ल वर्षा से जनित हानिकारक प्रभाव को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित किया गया है दोस्तों, तो ताज ट्रेपीजियम जोन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे के पॉइंट देखेंगे क्या दिया गया है, ध्यान से देखिए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, यहां देखिए, कह रहा है दोस्तों SO2 को क्रैकिंग गैस भी कहते हैं। क्या है, SO2 को क्रैकिंग गैस भी कहते हैं, क्योंकि यदि लगातार यह पत्थर पर प्रवाहित की जाए तो पत्थर हो जाता है छत विछत। ठीक है, याद रखिए कि SO2 को यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड को दोस्तों क्रैकिंग गैस भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि यदि यह लगातार पत्थर पर प्रवाहित की जाए तो पत्थर को कर देती है छत विछत। ठीक है, SO2 को क्रैकिंग गैस भी कहते हैं, क्योंकि यदि लगातार पत्थर पर प्रवाहित की जाए तो पत्थर हो जाता है छत विछत। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, कह रहा है कि अधिक अम्लता के कारण अम्ल वर्षा के हाइड्रोजन आयन एवं मृदा के पोषक धनायन के बीच आदान प्रदान होता है। इसके फलस्वरूप पोषक तत्वों का निक्षालन हो जाता है एवं समाप्त हो जाती है मृदा की उर्वरता। क्या है, अधिक अम्लता के कारण अम्ल वर्षा के हाइड्रोजन आयन एवं मृदा के पोषक धनायन के बीच आदान प्रदान होता है। ठीक है, इसके फलस्वरूप पोषक तत्वों का निक्षालन यानी कि लीचिंग हो जाता है एवं समाप्त हो जाती है मृदा की उर्वरता। ठीक है, फिर देखिए, अधिक अम्लता के कारण अम्ल वर्षा के हाइड्रोजन आयन एवं मृदा के पोषक धनायन के बीच आदान प्रदान होता है और इसके फलस्वरूप दोस्तों पोषक तत्वों का निक्षालन हो जाता है एवं समाप्त हो जाती है मृदा की उर्वरता। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। चलिए आगे के पॉइंट देखेंगे, कह रहा है कि अम्ल वर्षा में वे प्रदूषक जो वर्षा जल एवं हिम को प्रदूषित करते हैं, तो याद रखिए NO2 एवं SO2। ठीक है, क्या है, N2O एवं SO2, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए, पूछा गया प्रश्न है कि अम्ल वर्षा में वे प्रदूषक जो वर्षा जल एवं हिम को प्रदूषित करते हैं वह है हमारा N2O यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, और एक है हमारा दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2। ठीक है, N2O यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2। ठीक है, याद रखिए। कह रहा है दोस्तों अम्ल वर्षा होती है, तो अम्ल वर्षा होती है दोस्तों बादल के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषकों के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप। ठीक है, याद रखिए कि अम्ल वर्षा होती है दोस्तों बादल के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषकों के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप। क्या है, अम्ल वर्षा होती है बादल के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषकों के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप। चलिए अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि शंकुधारी वृक्षों के घने कैनोपी में पत्तियों के भूरे रंग के लिए उत्तरदायी है दोस्तों, तो अम्ल वर्षा का निक्षेप। ठीक है, क्या क्या कह रहा है कि शंकुधारी वृक्षों के घने कैनोपी में पत्तियों के भूरे रंग के लिए उत्तरदायी है दोस्तों, तो अम्ल वर्षा का निक्षेप। ठीक है, फिर देखिए कि शंकुधारी वृक्षों के घने कैनोपी में पत्तियों के भूरे रंग के लिए उत्तरदायी होता है दोस्तों, तो अम्ल वर्षा का निक्षेप। ठीक है, चलिए
कह रहा है कि अम्ल वर्षा से कम हो जाता है, क्या है, अम्ल वर्षा से कम हो जाता है मृदा के पीएच का मान, ठीक है, क्या है, अम्ल वर्षा से कम हो जाता है दोस्तों मृदा के पीएच का मान, ठीक है, पीएच क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, अम्ल वर्षा से कम हो जाता है मृदा के पीएच का मान, पीएच क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों क्या दिया गया है। चलिए दोस्तों ध्यान से देखिए, अगला पॉइंट क्या है, कह रहा है कि अम्ल वर्षा जहरीली धातुओं को उनके प्राकृतिक रासायनिक यौगिकों से टूटने में मदद करती है, क्या है, अम्ल वर्षा जो है दोस्तों वह जहरीली धातुओं को उनके प्राकृतिक रासायनिक यौगिकों से टूटने में मदद करती है। ये धातु पीने योग्य जल एवं मृदा में प्रवेश कर दुष्प्रभाव डालते हैं बच्चों के तंत्रिका तंत्र पर, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों देखेंगे फिर से, कह रहा है कि अम्ल वर्षा जहरीली धातुओं को उनके प्राकृतिक रासायनिक यौगिकों से टूटने में मदद करती है और ये धातु पीने योग्य जल एवं मृदा में प्रवेश कर दुष्प्रभाव डालते हैं बच्चों के तंत्रिका तंत्र पर, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय वर्षा हो जाता है तो सल्फर ऑक्साइड के कारण, ठीक है, याद रखिए कि वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है सल्फर ऑक्साइड के कारण, ठीक है, ध्यान रखिएगा कि वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है कि वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है सल्फर ऑक्साइड के कारण, ठीक है दोस्तों, याद रखिए। चलिए आगे के पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक वायु प्रदूषक गैस है और जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है तो वह है हमारा सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, कह रहा है कि एक वायु प्रदूषक गैस है और जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है तो याद रखिए सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, कह रहा है कि वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है तो इसको राइट आंसर हम मार्क करेंगे यूट्रोफिकेशन, ठीक है, क्या है, वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है तो राइट आंसर मार्क करेंगे यूट्रोफिकेशन, ठीक है। चलिए आगे का पॉइंट देखिए, कह रहा है कि जल में जब जैविक तथा अजैविक दोनों प्रकार के पोषक तत्वों की वृद्धि हो जाती है तो इस घटना को कहते हैं, पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट मार्क करिए, कह रहा है कि जल में जब जैविक तथा अजैविक दोनों प्रकार के पोषक तत्वों की वृद्धि हो जाती है तो इस घटना को कहते हैं सुपोषण, ठीक है दोस्तों, क्या है, कह रहा है कि जल में जब जैविक तथा अजैविक दोनों प्रकार के पोषक तत्वों की वृद्धि हो जाती है तो इस घटना को कहते हैं दोस्तों सुपोषण, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि सुपोषण से जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा हो जाती है कम, ठीक है, पूछा गया ये भी प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि सुपोषण से जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा हो जाती है दोस्तों तो याद रखिएगा कम, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, कह रहा है कि अत्यधिक पोषकों की उपस्थिति में शैवालों का विकास तेजी से होने लगता है, इसे कहते हैं दोस्तों एल्गल ब्लूम या शैवाल ब्लूम, ठीक है, याद रखिएगा कि अत्यधिक पोषकों की उपस्थिति में शैवालों का विकास तेजी से होने लगता है तो इसे हम लोग कहते हैं दोस्तों शैवाल, क्या है, शैवाल ब्लूम यानी एल्गल ब्लूम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे क्या है, कह रहा है दोस्तों कि एस्बेस्टस फाइबर, क्या है, कह रहा है कि एस्बेस्टस फाइबर से घिरे वातावरण में ज़्यादा देर रहने से हो जाता है दोस्तों, तो क्या हो जाता है, तो वह हो जाता है दोस्तों हमारा एस्बेस्टोसिस, ठीक है, एस्बेस्टोसिस हो जाता है दोस्तों हमारा क्या, एस्बेस्टस फाइबर से घिरे वातावरण में ज़्यादा देर रहने से हो जाता है दोस्तों एस्बेस्टोसिस, ठीक है। चलिए याद रखिए, अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि फ्लाई ऐश एक प्रदूषक दहन उत्पाद है जो जलाने से प्राप्त होता है कोल पत्थर यानी पत्थर के कोयले को, ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि फ्लाई ऐश एक प्रदूषक दहन उत्पाद है जो जलाने से प्राप्त होता है दोस्तों कोल यानी कि पत्थर के कोयले को, ठीक है, ध्यान रखिएगा, फ्लाई ऐश एक ऐसा प्रदूषक है दोस्तों जो एक प्रदूषक दहन उत्पाद है जो जलाने से प्राप्त होता है कोल यानी पत्थर के कोयले को जलाने से, ठीक है, फ्लाई ऐश हमारा एक प्रदूषक दहन उत्पाद है जो जलाने से प्राप्त होता है कोल यानी पत्थर के कोयले को, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है दोस्तों अगला प्रश्न कि कोयले के दहन से उत्पन्न प्रदूषक है, याद रखिएगा कि कोल के दहन से क्या है, कोल के दहन से उत्पन्न प्रदूषक है तो फ्लाई ऐश, ठीक है, याद रखिए कि कोल के दहन से उत्पन्न प्रदूषक है दोस्तों तो वह है हमारा फ्लाई ऐश, ठीक है, कोल के दहन से उत्पन्न प्रदूषक है वह है दोस्तों हमारा फ्लाई ऐश, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि कोयला आधारित ताप विद्युत घरों से उत्पन्न होने वाले इस सूक्ष्म पाउडर से जीवों में होते हैं श्वसन संबंधी रोग, ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि कोयला आधारित ताप विद्युत घरों से उत्पन्न होने वाले इस सूक्ष्म पाउडर से जीवों में होते हैं श्वसन संबंधी रोग, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आगे के पॉइंट देखें क्या कह रहा है, कह रहा है कि जिसे वायु में मिलने से रोकने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपक या अन्य कण निस्यंदन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है तो वह है दोस्तों हमारा फ्लाइंग ऐश, ठीक है, क्या है, जिसे वायु में मिलने से रोकने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपक या अन्य कण निस्यंदन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है वह है हमारा फ्लाई ऐश, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए।
फिर से देखिए, जिसे वायु में मिलने से रोकने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपक या अन्य कण निस्यंदन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, वह है हमारा फ्लाई ऐश। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ दोस्तों क्या है, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, पूछा गया प्रश्न है, कह रहा है कि ग्रीन मफलर संबंधित है तो याद रखिएगा ध्वनि प्रदूषण से। क्या है, ग्रीन मफलर संबंधित है दोस्तों, तो याद रखिएगा ध्वनि प्रदूषण से, कई बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चलिए आगे के पॉइंट देखिए क्या है, देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है। चलिए देखते जाइए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। चलिए कह रहा है दोस्तों, विशालकाय हरे पौधे, क्या है, विशालकाय हरे पौधे अधिक ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्रों में रोपित किए जाते हैं, क्योंकि उनमें ध्वनि तरंगों को अवशोषित करने की क्षमता होती है और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले ये हरे पौधे कहलाते हैं ग्रीन मफलर। चलिए दोस्तों, ठीक है, यहाँ ग्रीन मफलर आप समझ लीजिए किसको कहते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि विशालकाय हरे पौधे जो हैं वह अधिक ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्रों में रोपित किए जाते हैं। क्या है, विशालकाय हरे पौधे अधिक ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्रों में रोपित किए जाते हैं, क्योंकि उनमें ध्वनि तरंगों को अवशोषित करने की क्षमता होती है और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले ये हरे पौधे कहलाते हैं दोस्तों हमारे ग्रीन मफलर। ठीक है, और यदि पूछे कि ग्रीन मफलर किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा ध्वनि प्रदूषण से। यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको भी मार्क करिए, कई बार पेपर में पूछा है कि भोपाल गैस त्रासदी यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसको हम लोग माइक भी कहते हैं, मिक रिसाव की घटना हुई थी, याद रखिए 3 दिसंबर 1984 को। ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट मिक रिसाव की घटना हुई थी, तो याद रखिएगा दोस्तों 3 दिसंबर 1984 को। ठीक है, याद रखिए। चलिए अगला पॉइंट दोस्तों क्या कह रहा है, पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट मार्क करिए कि भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से जो गैस रिस गई थी वह थी दोस्तों मिथाइल आइसोसाइनेट। कई बार पेपर में पूछा गया है, भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से जो गैस रिस गई थी वह थी दोस्तों हमारी माइक यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि भोपाल गैस त्रासदी में जिस गैस के रिसने पर बड़े पैमाने पर मृत्यु हुई थी वह थी हमारी MIC यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, याद रखिएगा कि भोपाल गैस त्रासदी में जिस गैस के रिसने पर बड़े पैमाने पर मृत्यु हुई वह है दोस्तों हमारी मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम था तो मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, इस प्रश्न को याद रखिएगा, कई बार पेपर में रिपीट किया गया है यह प्रश्न। चलिए आगे देखेंगे, कह रहा है कि पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वे बनी हैं पॉलीमर से। ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क करिए, कह रहा है कि पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वे बनी होती हैं दोस्तों पॉलीमर से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे, कह रहा है कि मूलतः कार्बन एवं हाइड्रोजन के अणुओं के मिलने से बनता है। क्या है, मूलतः कार्बन एवं हाइड्रोजन के अणुओं से मिलने से बनता है और यह एथिलीन यानी कि C2H4 का पॉलीमर बहुलक होता है, इसे हम कहते हैं पॉलीथीन। ठीक है, याद रखिए, मूलतः कार्बन एवं हाइड्रोजन के अणुओं के मिलने से बनता है और यह एथिलीन यानी कि C2H4 का पॉलीमर यानी बहुलक होता है, इसे हम कहते हैं पॉलीथीन। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आगे के पॉइंट देखेंगे क्या कह रहा है, कह रहा है दोस्तों इसकी खोज 1953 में इटली के रसायन शास्त्री गिलियो नफ्ता और कार्ल जिगलर ने की। क्या है, इसकी खोज 1953 ईस्वी में इटली के रसायन शास्त्री गिलियो नफ्ता और कार्ल जिगलर जर्मनी ने की। ठीक है, इन्होंने सर्वप्रथम देखा कि कार्बन एवं हाइड्रोजन के कण आपस में एक श्रृंखला बनाते हैं तथा एकल बंध एवं द्विबंध के रूप में स्थापित हो जाते हैं। इस खोज के लिए दोस्तों गिलियो नफ्ता एवं कार्ल जिगलर को 1963 ईस्वी में रसायन का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, वह है पॉलीथीन की। ठीक है, ध्यान रखिए, कह रहा है कि इसकी खोज 1953 ईस्वी में इटली के रसायन शास्त्री गिलियो नफ्ता और कार्ल जिगलर ने की और इन्होंने सर्वप्रथम देखा कि कार्बन एवं हाइड्रोजन के कण आपस में एक श्रृंखला बनाते हैं तथा एकल बंध एवं द्विबंध के रूप में स्थापित हो जाते हैं। ठीक है, इस खोज के लिए गिलियो नफ्ता एवं कार्ल जिगलर को 1963 में रसायन का नोबेल पुरस्कार मिला, वह है दोस्तों पॉलीथीन की। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे, आगे के पॉइंट क्या कर रहे हैं, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए दोस्तों। ठीक है, चलिए देखेंगे। चलिए, कह रहा है कि भारत के सबसे बड़े चरखे के संदर्भ में सही कथन है। क्या है, भारत के सबसे बड़े चरखे के संदर्भ में सही कथन है दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान रखिए, पहला पॉइंट कह रहा है कि इसका उद्घाटन नोएडा में हुआ था। क्या है, इसका उद्घाटन नोएडा में हुआ था और यह उपयोग किए हुए प्लास्टिक कचरे से बना है। ठीक है, कह रहा है भारत के सबसे बड़े चरखे के संदर्भ में सही कथन है, तो कह रहा है कि इसका उद्घाटन नोएडा में हुआ था और यह उपयोग किए हुए प्लास्टिक कचरे से बना है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि वस्तु जो जीवाणुओं से नष्ट नहीं होती है तो वह है दोस्तों हमारा प्लास्टिक। क्या है,
वस्तु जो जीवाणुओं से नष्ट नहीं होती है दोस्तों, वह है हमारा प्लास्टिक। ठीक है, पूछा गया प्रश्न है, याद रखिए कि जैव निम्नीकरणीय है। क्या है? जैव निम्नीकरणीय है दोस्तों, तो वह है हमारा रबर, यानी कि बायोडिग्रेडेबल है दोस्तों, वह है हमारा रबर। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं जैव निम्नीकरणीय। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं दोस्तों जैव निम्नीकरणीय, यानी कि बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए। कह रहा है दोस्तों कि लकड़ी का टुकड़ा, चमड़े का जूता, कपड़ा तथा प्लास्टिक का थैला में से जिसके क्षय होने में सबसे अधिक समय लगता है तो वह है दोस्तों प्लास्टिक का थैला। ठीक है, कह रहा है लकड़ी का टुकड़ा, चमड़े का जूता, कपड़ा तथा प्लास्टिक का थैला में से जिसके क्षय होने में सबसे अधिक समय लगता है वह है दोस्तों हमारा प्लास्टिक का थैला। ठीक है, पूछा गया प्रश्न है अगला। चलिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क करिए। कह रहा है दोस्तों कि वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है, वह है दोस्तों हमारा लाइकेन। ठीक है, कह रहा है कि वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है तो वह है हमारा लाइकेन। ठीक है, वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है तो वह है दोस्तों हमारा लाइकेन। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है शैवाल तथा कवक के द्वारा होता है लाइकेन का निर्माण। ठीक है, शैवाल तथा कवक के द्वारा होता है लाइकेन का निर्माण, शैवाल तथा कवक के द्वारा होता है लाइकेन का निर्माण। ठीक है, चलिए आगे के पॉइंट देखेंगे क्या दिया गया है, ध्यान से देखिए। कह रहा है दोस्तों कि वायु प्रदूषण का सबसे अधिक प्रभाव लाइकेन पर पड़ता है क्योंकि ये होते हैं बड़े संवेदनशील। ठीक है, कह रहा है कि वायु प्रदूषण का सबसे अधिक प्रभाव लाइकेन पर पड़ता है क्योंकि ये होते हैं बड़े संवेदनशील। ठीक है, चलिए कह रहा है दोस्तों कि प्रदूषण संकेतक पौधा है तो याद रखिएगा लाइकेन। क्या है? प्रदूषण संकेतक पौधा है तो वह है दोस्तों हमारा लाइकेन। ठीक है, कह रहा है दोस्तों लाइकेन सबसे अच्छे सूचक हैं तो वायु प्रदूषण के। ठीक है, लाइकेन सबसे अच्छे सूचक हैं दोस्तों तो वायु प्रदूषण के। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए। कह रहा है कि वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है तो वह है हमारा लाइकेन। क्या है? वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है दोस्तों तो वह है हमारा लाइकेन। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है कि जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है जलीय वातावरण में। ठीक है, याद रखिएगा कि जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता, जिसको हम लोग बीओडी या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी कहते हैं, एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है दोस्तों तो जलीय वातावरण में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे के पॉइंट देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों कि बीओडी का अधिक होना दर्शाता है जल के संक्रमित होने को। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि बीओडी का अधिक होना दर्शाता है दोस्तों जल के संक्रमित होने को। ठीक है, बीओडी का अधिक होना दर्शाता है जल के संक्रमित होने को। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे का पॉइंट देखिए। कह रहा है कि कार्बनिक अपशिष्ट यानी कि जैसे सीवेज की मात्रा बढ़ने से अपघटन की दर बढ़ जाती है तथा O2 का उपयोग भी इसी के साथ साथ बढ़ जाता है। इसके फलस्वरूप मात्रा घट जाती है दोस्तों घुली ऑक्सीजन की। ठीक है, यानी कि डिसॉल्व ऑक्सीजन की। चलिए फिर देखिए, कह रहा है कि कार्बनिक अपशिष्ट जैसे सीवेज की मात्रा बढ़ने से अपघटन की दर बढ़ जाती है। क्या है? कार्बनिक अपशिष्ट जैसे सीवेज की मात्रा बढ़ने से अपघटन की दर बढ़ जाती है तथा O2 का उपयोग भी इसी के साथ साथ बढ़ जाता है। इसके फलस्वरूप मात्रा घट जाती है तो ऑक्सीजन की। ठीक है दोस्तों, डिसॉल्व ऑक्सीजन की। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। कह रहा है कि कुछ ही सहनशील प्रजातियों के जीव तथा कुछ कीटों के डिंब ही बहुत अधिक प्रदूषित तथा कम डिसॉल्व ऑक्सीजन वाले जल में जीवित रह सकते हैं जैसे कि एनेलिड। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए कह रहा है कि कुछ ही सहनशील प्रजातियों के जीव तथा कुछ कीटों के डिंब ही बहुत अधिक प्रदूषित तथा कम डिसॉल्व ऑक्सीजन वाले जल में जीवित रह सकते हैं जैसे कि एनेलिड। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे के पॉइंट को देखेंगे दोस्तों क्या दिया गया है। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखते रहिए। चलिए देखेंगे दोस्तों। कह रहा है कि जिस जलाशय के डिसॉल्व ऑक्सीजन का मान 8.0 mgl⁻⁻1 से नीचे हो जाता है उसे रखा जाता है दोस्तों संक्रमित यानी कि कंटेमिनेटेड जल की श्रेणी में। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है जिस जलाशय के डिसॉल्व ऑक्सीजन का मान 8.0 mgl⁻⁻1 से नीचे हो जाता है उसे रखा जाता है दोस्तों संक्रमित यानी कि कंटेमिनेटेड जल श्रेणी में। ठीक है, कंटेमिनेटेड जल की श्रेणी में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे के पॉइंट देखेंगे। कह रहा है कि किसी जल क्षेत्र में बीओडी की अधिकता संकेत देती है कि उसका जल सीवेज से प्रदूषित हो रहा है। क्या है? कह रहा है किसी जल क्षेत्र में बीओडी की अधिकता संकेत देती है कि उसका जल सीवेज से प्रदूषित हो रहा है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। कह रहा है कि नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है ऑक्सीजन की। ठीक है, पूछा गया कई बार प्रश्न है कि नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है तो ऑक्सीजन की दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे के पॉइंट देखें क्या दिया गया है।
चलिए ध्यान से देखिए, कह रहा है कि जैव उपचारण यानी कि बायो रेमिडिएशन से तात्पर्य है जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन। पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट मार्क करिए कि जैव उपचारण यानी कि बायो रेमिडिएशन से तात्पर्य है जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का, टॉक्सिक पदार्थों का निष्कासन। ठीक है, कह रहा है कि जैव उपचारण से तात्पर्य है जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले यानी कि टॉक्सिक पदार्थों का निष्कासन। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों कि इसके द्वारा किसी विशेष स्थान पर पर्यावरणीय प्रदूषकों के हानिकारक प्रभाव को समाप्त किया जा सकता है और यह जैव रासायनिक चक्र के माध्यम से कार्य करता है। इसे हम कहते हैं जैव उपचारण या बायो रेमिडिएशन। ठीक है, कह रहा है कि इसके द्वारा किसी विशेष स्थान पर पर्यावरणीय प्रदूषकों के हानिकारक प्रभाव को समाप्त किया जा सकता है और यह जैव रासायनिक चक्र के माध्यम से कार्य करता है। इसको हम लोग कहते हैं जैव उपचारण। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे के पॉइंट देखिए क्या दिया गया है। कह रहा है जैव उपचार यदि प्रदूषण प्रभावित क्षेत्र में किया जाता है, क्या है, जैव उपचार यदि प्रदूषण प्रभावित क्षेत्र में किया जाता है तो इसे कहा जाता है स्वस्थानीय यानी कि इन सीटू बायो रेमिडिएशन। फिर देखिए, कह रहा है जैव उपचार यदि प्रदूषण प्रभावित क्षेत्र में किया जाता है तो इसे कहा जाता है स्वस्थानीय यानी कि इन सीटू बायो रेमिडिएशन। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए। कह रहा है कि यदि प्रदूषित पदार्थ को किसी अन्य जगह पर ले जाकर इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है तो इसे कहते हैं बाह्य स्थानीय यानी कि एक्स सीटू बायो रेमिडिएशन। ठीक है, यदि प्रदूषित पदार्थ को किसी अन्य जगह पर ले जाकर इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है तो इसे कहते हैं एक्स सीटू बायो रेमिडिएशन। यदि प्रदूषित पदार्थ को किसी अन्य जगह पर ले जाकर इस तकनीक का प्रयोग किया जाता तो इसे कहते हैं एक्स सीटू बायो रेमिडिएशन। ठीक है, कह रहा है कि प्रदूषकों को जड़ों व पत्तियों में संग्रहित कर जैव उपचार की क्रिया करना कहलाता है दोस्तों फाइटो निष्कर्षण। ठीक है, फिर ध्यान से देखिए कि प्रदूषकों को जड़ों व पत्तियों में संग्रहित कर जैव उपचार की क्रिया करना कहलाता है फाइटो निष्कर्षण। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक, इस वीडियो में यहीं तक, इसके बाकी बचे हुए पार्ट को हम लोग अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही पढ़ते रहें। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।